व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल की पढ़ाई। दिस इज अंकिता पंडेवाल। आज अपन नीट की सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग इसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। सो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या कवर कर दिया है पिछले वीडियो में। सो हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको नोज एंड नेजल पैसेज बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया लैरिंग्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड डायग्राम देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे लंग्स। आज हम लोग देखने वाले लंग्स, अल्वियोलाई, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ठीक है। सो जो लंग्स है, लंग्स मतलब व्हाट कंप्राइजेस लंग्स? सो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई कंप्राइज लंग्स। मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई को मिला के हम लोग लंग्स बोल सकते हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर ही ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। लंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी में, मतलब अपर साइड में, चेस्ट रीजन में, वहां पे वो प्रेजेंट रहता है लंग्स। इसके नंबर 2 होते हैं। ये कवर होता है डबल मेम्ब्रेन। जो लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। सो ये डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, प्लूरा। एंड ये दोनों डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल कैविटी। उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है? जो लंग्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको ये रिड्यूस करता है। कौन? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। फिर एक और पॉइंट क्या है? प्लूरा है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। मेसोडर्म एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो में जब डिवीजन होती है, सो ये तीनों डर्म बनते हैं, मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। सो जो प्लूरा है वो मेसोडर्म से डिराइव होता है। ठीक है। अब प्लूरा के 2 होते हैं, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन तो 2 होंगे, एक आउटर एक इनर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल होता है एंड इनर मेम्ब्रेन विसरल। जो पैराइटल मेम्ब्रेन होता है वो क्लोज कंटैक्ट होता है थोरैसिक लाइनिंग के, मतलब बाहरी की लाइनिंग से वो क्लोज कंटैक्ट में होता है। जबकि जो विसेरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कंटैक्ट किससे होगा? लंग सरफेस से, क्योंकि वो अंदर होता है। ओके। अब है प्लूरल फ्लूइड। मैंने प्लूरल फ्लूइड के बारे में बताया कि वो जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। सो एक कंडीशन दिया हुआ है, जब कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है सो प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है कोई कंडीशन पे। ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। जब कभी भी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है उसको मेडिकल के टर्म में हम लोग डिस्निया बोलते हैं। ठीक है। सो इस पूरे जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेशेंट को, सो इसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। प्लूरल मतलब क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड है एंड उसमें फ्लूइड का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लूरेसी या फिर प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। अब हम लोग पढ़ेंगे लंग्स एग्जैक्टली पोजिशन उसका क्या होता है। ओके। सो जो लंग्स है वो सिचुएटेड होगा थोरैसिक चैम्बर में, जो एक एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, मतलब वो एयर टाइट होता है एनाटॉमिकली, वो पोजीशन बता रहा है। ठीक है। फिर ये इंक्लोज, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लंग्स इंक्लोज इन कैविटी कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। ओके। इसके 5 पार्ट्स, मतलब ये किस किस चीज से होते हैं, जैसे कि इसके जो सराउंडिंग एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो डॉर्सली देखेंगे हम लोग, वेंट्रल एस्पेक्ट से देखेंगे, लैटरली, एंटीरियर और पोस्टेरियर। सो डॉर्सली मतलब बैक साइड में। सो जो बैक साइड में होता है वो वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। ओके। देन वेंट्रली आगे की तरफ स्टर्नम और रिब्स, लैटरली मतलब साइड में रिब्स, एंटीरियर मतलब अप नेक एंड क्लाविकल बोन, एंड 5th पोस्टेरियर मतलब नीचे की तरफ डायफ्राम, वो डोम शेप्ड होता है। डायफ्राम का शेप इसमें मैंने लिखा है। तो ये जो पूरा जो पार्ट मैंने बताया आपको क्या क्या चीजें होती है, ये पूरे मिला के थोरैसिक केज बनाता है। ठीक है। थोरैसिक केज जिसके अंदर क्या रहता है? लंग्स। और यहाँ पे मैंने 3 अंडरलाइन किया है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। तो ये तीनों है जो स्पेशली मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, तो आपको ये तीनों जरूर याद रखना। अब आगे एक और लाइन क्या है जो एनसीईआरटी में मेंशन था, एनाटॉमिकल सेट ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट
एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। मतलब जो लंग्स का ऐसा सेटअप होता है हमारे थोरैक्स में इस तरह से कि अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम में चेंज हो, मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो थोरेसिक कैविटी में, तो वो दिख जाएगा कि लंग में भी वैसा ही कैविटी के वॉल्यूम में अंतर आ रही है। मतलब अगर इफ सपोज थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है उसके वॉल्यूम, तो लंग का भी पल्मोनरी कैविटी भी इंक्रीज होगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट रहा है तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम घटेगा। इस तरह का अरेंजमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखेंगे लंग्स। ठीक है, लंग्स दो मैंने बताया, नंबर 2 होता है राइट लंग, लेफ्ट लंग। तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में थोड़े से डिफरेंसेस है, देखते हैं हम लोग। तो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स कौन कौन से? अपर, मिडल, लोअर। एंड लेफ्ट लंग में 2 लोब्स, अपर, लोअर। दूसरा पॉइंट क्या है, राइट लंग में हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें 2 लोब को डिवाइड करने के लिए एक ही फिशर चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 लोब है, इसलिए इसमें 2 फिशर चाहिए। राइट लंग का अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 625 ग्राम एंड लेफ्ट लंग का 525 ग्राम। अब एक मैंने रफ डायग्राम बनाया, होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। लेट्स सी। सो ये लेफ्ट लंग्स है एंड ये राइट लंग है। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, जो मैंने आपको ग्रीन पेन से एंड रेड से दिखाया। सो ये ऊपर वाला एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवरिंग देगा, एंड उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया आ रहा है, एंड ट्रैकिया जहां से डिवाइड हो रहा है कहां से, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से, 2 ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस। देन अब देखते पहले हम लोग राइट के बारे में। सो राइट का 3 लोब मैंने बताया, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। इसके 2 फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। ठीक है, अब लेफ्ट लंग में यहाँ पे एक कार्डियक नॉच होता है, किसके लिए, हार्ट यहाँ पे प्लेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पे कार्डियक नॉच बना रहता है। इसमें 2 लोब, अपर लोब, लोअर लोब एंड एक ऑब्लिक फिशर। फिर उसके नीचे डायफ्राम आ रहा है। फिर यहाँ पे जो मैंने साइड में बनाया है वो एनसीईआरटी में मेंशन था, कट एंड ऑफ रिब, मतलब जो रिब लेटरल साइड मैंने बताया उसके कट एंड इस डायग्राम में शो किए गए। ठीक है, अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया उसमें जो राइट साइड में 3 चीज मेंशन है, अल्वियोलाई, प्लूरल फ्लूइड एंड ब्रोंकियोल। सो आपको उसका अच्छे से मार्किंग देखना है कि वो किस चीज को अल्वियोलाई बता रहा है, किस चीज को प्लूरल फ्लूइड बता रहा है एंड किस चीज को ब्रोंकियोल, क्योंकि नीट में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके मार्किंग भी। सो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा ये कहाँ कहाँ पर है। अब आता है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब अल्वियोलाई को एक ऐसा प्राइमरी साइट बताया गया है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे प्राइमरी क्यों बोला गया है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 जगह होता है, एक तो अल्वियोलाई में और एक टिश्यू में, इसीलिए यहाँ पे बोला गया अल्वियोलाई को इज अ प्राइमरी साइट। ये भी जैसे लंग्स का मैंने बताया था आपको कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन वो मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से डिराइव्ड होता है, उसी तरह अल्वियोलाई डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, उसके बाद आता है अल्वियोलाई और क्या बोल सकते हैं, अल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ओके, अब दोनों लंग्स में अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग वॉल ऑफ अल्वियोलाई। जो अल्वियोलाई की जो वॉल है वो 2 लेयर से कंसिस्ट होते हैं, लाइक लंग्स के वॉल। लंग्स के मतलब लंग्स का जो मेम्ब्रेन 2 होता है, उसी तरह अल्वियोलाई के भी 2 लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर लेयर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। अब एक आता है व्हाट इज निमोसाइट्स। ठीक है, तो जो अल्वियोलाई का जो स्क्वैमस सेल होता है उसको हम लोग निमोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 निमोसाइट्स एंड टाइप 2 निमोसाइट्स। तो इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, देखते हैं हम लोग। सो जो टाइप 1 निमोसाइट्स होता है वो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में, मतलब O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसमें वो हेल्प करता है। उसके बाद मोस्टली यही पाया जाता है टाइप 1 बॉडी के अंदर। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू टाइप 1। सेकेंड, ये लेसिथिन सिक्रेट करता है। ठीक है, एंड लेसिथिन सिक्रेट करने के बाद इसका काम क्या होता है, तो ये एक सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, एंड जब अल्वियोलाई में जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसमें कोलैप्सिंग को वो प्रिवेंट करता है, कि मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो जाए। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, लेसिथिन प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब एक
प्रोटेक्शन देता है बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन को घटाते। तो अभी हम लोगों ने दो देखा, एक तो मैंने लंग्स में बताया था कि प्लूरल फ्लूइड जो फ्रिक्शन को कम करता है, एंड यहाँ पे जो निमोसाइड्स 2 है वो लेसिथिन सिक्रेट करते हैं, वो सरफेस टेंशन को कम करेगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा दो काम। अब है पोर्स ऑफ कन, एक और पॉइंट आ रहा है, ये है क्या? ठीक है, ये भी अल्वेलाई में प्रेजेंट होता है। पोर्स ऑफ कन हुआ मतलब कि अल्वेलाई में के वॉल पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि जो गैस का डिफ्यूजन हो वो इजी हो जाए, इट मेक्स डिफ्यूजन ऑफ गैस इजी। अब एक और पॉइंट है, अल्वेलाई में डस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डस्ट सेल्स, व्हाट इज डस्ट सेल? तो डस्ट सेल इज अ फैगोसाइटिक सेल इन अल्वेलाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ और पॉइंट्स क्या है, मैमेलियन लंग्स वो सॉलिड और स्पॉन्जी होते हैं, उसमें कोई सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो मैमल्स का जो लंग्स होता है उसमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होता, इन शॉर्ट मसल्स एब्सेंट होता है। इसी वजह से मैमल्स के लंग में पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन एब्सेंट होता है। ठीक है, जो मैमल्स के लंग को हम लोग सेकेंड लंग्स भी बोलते हैं। अब एक और आ रहा है पॉइंट क्या, कि इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लंग्स में मसल्स एब्सेंट होता है, जिसके कारण सेल्फ एक्सपेंशन सेल्फ कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को। इसीलिए एक अरेंजमेंट बनाया गया है हमारे अंदर या फिर मैमल्स के अंदर, कि जिससे वो आसान हो जाए ब्रीदिंग करना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो क्या क्या है, डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये सब पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये अरेंजमेंट बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डायफ्राम। हम लोगों ने लंग देखा, अल्वेलाई देखा, अब डायफ्राम। व्हाट इज द डायफ्राम? सबसे पहले जो डायफ्राम है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। फिर आता है इसके कुछ डिफिनेशंस। फर्स्ट, डायफ्राम इज अ मस्कुलर सेप्टम। मस्कुलर सेप्टम होता है जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है एंड क्रोकोडाइल में। ठीक है, ये पूरे बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर लोअर। अपर को हम लोग थोरैसिक कैविटी बोलते हैं एंड लोअर को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो डोम शेप्ड होता है, मीन्स लाइक दिस। ओके, ये जो डायफ्राम है उसमें रेडियल मसल्स प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट देन डायफ्राम बिकम फ्लैटेड इन शेप। मतलब इंस्पायरेशन के टाइम पे डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। कब फ्लैटन होता है? जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे। अब आता है इंटरकॉस्टल मसल्स, इसको शॉर्ट में हम लोग आईसीएम बोलते हैं। स्पेस बिटवीन टू रिब्स, मतलब दो रिब्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। एंड उसमें दो तरह के मसल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एआईसीएम, आईआईसीएम। एआईसीएम मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड आईआईसीएम मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एआईसीएम नॉर्मली यूज होता है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में एआईसीएम यूज होता है। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? एआईसीएम का, तो रिब्स और स्टर्नम शिफ्ट अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। किस एक्सिस में? डॉर्सोवेंट्रल, मतलब आगे पीछे वाले एक्सिस में वो बढ़ जाता है। क्योंकि रिब्स कहाँ मैंने बताया था आपको? रिब्स बताया था मैंने लैटरली साइड, वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड, एंड स्टर्नम भी वेंट्रल साइड होता है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ वॉल्यूम बढ़ता है। अब बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग का जो प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो ब्रीदिंग के दो स्टेज होते हैं, पहला इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। सो व्हाट इज इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सो एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब जब एटमोस्फेरिक एयर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन? अल्वियोलर एयर, जो एयर अल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है उसको अल्वियोलर एयर बोलते हैं। सो अल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, मतलब अल्वियोलर एयर हमारे बॉडी के बाहर चले जाते हैं तो उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। एक लाइन है एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, वो है क्या? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फेयर। मतलब जो भी एयर का मूवमेंट होता है
हमारे लंग्स के बाहर, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का बॉडी के अंदर आना एंड बॉडी में जो एयर होते हैं, लंग्स में जो एयर होते हैं वो बॉडी के बाहर जाना, वो कैसे होते हैं? सो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो एयर का जो मूवमेंट वो इजी हो जाता है। सो अब है क्या, इंस्पायरेशन कैन अक्कर इफ प्रेशर विद इन लंग्स, that is intrapulmonary pressure, is less than atmospheric pressure. That is, negative pressure should be present in lungs than atmospheric pressure. इसका मतलब हुआ क्या, लंग्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। सो वो प्रेशर कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब जो लंग्स में वो नेगेटिव प्रेशर ही होना चाहिए, तभी इंस्पायरेशन होगा, नहीं तो इंस्पायरेशन नहीं होगा। इसका ये सिंपल में मैंने बताया आपको कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए एंड ये जो नेगेटिव प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, तभी इंस्पायरेशन होगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एंड जो लंग्स में जो प्रेशर है वो लो, तो हाई टू लो प्रेशर एयर मूव करेगा। उसी तरह एक्सपायरेशन कैन अकर व्हेन इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो लंग्स के अंदर जो एयर होगा वो बाहर जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में वो जाएगा हाई टू लो प्रेशर। So, for generation of such gradient, diaphragm, that is phrenic muscles and a specialized set of muscles help in it. So, मैंने बताया कि जो एयर का जो मूवमेंट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच, वो क्यों होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए क्या क्या हेल्प, मतलब किसकी किसकी हेल्प लगती है? सो डायफ्राम की हेल्प लगती है और एक स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल की हेल्प लगती है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे इंस्पायरेशन को एंड फिर एक्सपायरेशन को। सो इंस्पायरेशन में क्या है, पहला कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब मैंने बताया था कि जो डायफ्राम का नॉर्मल शेप ऐसा होता है, डोम शेप्ड। सो ये फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फ्लैट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो थोरैसिक वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा, किसमें? एंटीरियर पोस्टीरियर में, क्योंकि डायफ्राम हमारा नीचे की साइड होता है, मतलब लोअर साइड होता है। सो इसीलिए जो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। ठीक है, अब है, मैंने बताया था एक मसल्स बताया था मैंने, EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो रिब एंड स्टर्नम लिफ्ट कर जाएगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड, जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। कहाँ पे? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, ये वॉल्यूम बढ़ती है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। सो आप इसको मैं समझने का एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, हेड टू टो। सो जो हेड एंड टो के बीच में जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं, एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस जहां वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक साइड एंड आगे साइड चेस्ट साइड, तो उस साइड जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको हम लोग डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। सो आप ये दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, मतलब लाइक दिस, एंड ये मतलब डायफ्राम पुश करता है खुद को किसकी तरफ? एब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि मैंने बताया था कि डायफ्राम बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, तो खुद को वो एब्डोमिनल कैविटी की ओर पुश करता है। फिर क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से स्टर्नम मूव्स टुवर्ड वेंट्रल और एंटीरियर साइड, मतलब वेंट्रल मतलब आगे की साइड वो मूव करेगा, एंड रिब्स आउटसाइड एंड वेंट्रल साइड, रिब्स भी बाहर की तरफ वो मूव करेगा, जिसकी वजह से जो थोरैसिक वॉल्यूम होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है। एंड मैंने आपको इसके पहले वाले में मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर थोरैसिक वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा तो उसी प्रकार पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में एक बॉयल्स लॉ आता है, उसमें बोला क्या जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सो अभी हम लोगों ने देखा कि उस सबकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेरिक पेयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एयर है जो फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स, मतलब एयर बाहर से अंदर आ जाएगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट।
अब इसका ओवरऑल मैं दे रही हूँ है क्या। देखिए मैंने बताया अभी कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, किसकी वजह से, पहला डायफ्राम एंड दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो मैंने बताया था कि लंग्स दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो उसके बीच में फ्लूइड होती है, प्लूरल फ्लूइड। तो अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर वो घट जाता है, ठीक है। तो अगर वो प्रेशर घटेगा तो लंग्स खुद ही वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है। सो लंग्स वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। एंड इसका हम लोग जानते भी कि लंग्स मैमल्स में स्पॉन्जी नेचर क्या होता है, इस वजह से भी वो एक्सपैंड करता है। एंड प्रेशर भी घट जाता है प्लूरल फ्लूइड के द्वारा, इस वजह से भी एक्सपैंड करता है। तो अगर लंग्स एक्सपैंड करेगा इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो घट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि लंग्स के प्रेशर को हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। तो अगर प्रेशर घट गया तो फिर मैंने जो प्रोसेस बताया था आपको कि अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो आउटसाइड टू इनसाइड एयर आसानी से मूव कर जाता है। अब देखेंगे हम लोग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल डजंट टेक प्लेस। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल होता है। ये रिलैक्स करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन था, इसमें रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम और स्टर्नम एंड रिब्स वो अपने जो उसका नॉर्मल पोजीशन था वहां पे वो आ जाते हैं, मतलब अटेन देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। जिसकी वजह से वो अगर अपने पोजीशन पे आ गए तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट गया। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट गया तो जो प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा लगाएगा लंग्स के ऊपर। सो जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब घट जाएगा, मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो एक्सपैंड जो हुआ था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसका क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया तो इंटर पल्मोनरी प्रेशर वो बढ़ गया किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। सो ये हाई ये लो, तो हाई टू लो एयर वो आसानी से मूव कर जाएगा। सो इस प्रकार एक्सपायरेशन में एयर है जो लंग्स के बाहर आसानी से वो चला जाएगा। अब एक और पॉइंट है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग जनरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ एडिशनल मसल्स की हेल्प से, एडिशनल मसल्स में मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इसकी हेल्प से हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते, घटा सकते हैं एडिशनल मसल की हेल्प से। इसको हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में IICM रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बताया आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उसमें सिर्फ EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का ही रोल होता है, बट फोर्सफुल एक्सहेलेशन में IICM रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन किया है, एवरेज और एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितनी टाइम्स करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखनी है। मैंने एक छोटा टेबल से बनाया है, ओवरव्यू है, मतलब मैंने अभी तक इतना पता है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में क्या क्या होता है, सब ओवरऑल इससे कंपेयर कर सकते हैं। पहला है EICM, क्या होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपायरेशन रिलैक्स करता है। सेकेंड पॉइंट, स्टर्नम इंस्पायरेशन में मूव्स फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर जाता है, जबकि एक्सपायरेशन में मूव्स बैकवर्ड, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाता है। थर्ड है रिब्स इंस्पायरेशन में मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एक्सपायरेशन में मूव इनवर्ड, मतलब अपने पोजीशन पे। चौथा है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम टूवर्ड, मतलब किसकी ओर, सो इंस्पायरेशन में एब्डोमिनल कैविटी की ओर वो मूवमेंट करता है, कौन, डायफ्राम, जबकि एक्सपायरेशन में ओरिजिनल पोजीशन, मतलब थोरेसिक कैविटी। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, शेप क्या होता है डायफ्राम का, इंस्पायरेशन में फ्लैट होता है एंड एक्सपायरेशन में डोम शेप्ड होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब सिक्स, साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, सो इंस्पायरेशन में वो बढ़ता है एंड एक्सपायरेशन में वो घटता है। अब है 7 पॉइंट, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ओवर लंग्स, तो अगर साइज मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स प्रेशर घटेगा, सो इंस्पायरेशन में प्रेशर कम होगा, एक्सपायरेशन में प्रेशर ज्यादा होगा। 8 लंग्स, इंस्पायरेशन में लंग्स डिकम्प्रेशन होगा एंड एक्सपायरेशन में कंप्रेशन होगा। अब 9 पॉइंट क्या है, एयर प्रेशर इन लंग्स एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, सो मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसका वो क्या होता है, मतलब कंपैरिजन बता रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इंट्रापल्मोनरी
प्रेशर। सो इंस्पायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सपायरेशन में वो ज्यादा रहता है। 10 पॉइंट मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? तो इंस्पायरेशन में एटमोस्फेयर टू लंग्स एंड एक्सपायरेशन में जस्ट उल्टा लंग्स टू एटमोस्फेयर। अब टाइम, इंस्पायरेशन को करने मतलब होने में 2 सेकंड लगता है जबकि एक्सपायरेशन को 3 सेकंड लगता है। एंड प्रोसेस, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी की यूज होती है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी की यूज नहीं होती है। जो मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप इसमें आपको एरो का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आप ए में देख सकते हैं कि जो एरो वो एयर इंटरिंग लंग्स, मतलब एरो अंदर की तरफ जा रहा है जिससे कि एयर अंदर आ रहा है। एंड इसमें दिखाया है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज, एंड जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिब्स एंड स्टर्नम भी रेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो आपको इसमें एरो मेंशन करना है। उसी तरह आप बी में देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, एंड डायफ्राम रिलैक्स्ड हो रहा है, मतलब वापस वो डोम शेप्ड का हो रहा है जिसकी वजह से एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, मतलब एरो ऊपर की तरफ है। सो ओवरऑल इंस्पायरेशन में एरो नीचे मतलब अंदर आ रहा है एंड एक्सपायरेशन में एरो ऊपर जा रहा है। सो आप ऐसे उसको ध्यान रख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, लंग्स, अल्वेलाई, डायफ्राम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू अगले वीक में करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। सो होप आपको आज मैंने जितना समझाया आपको सब समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।